गंगा का विचार कीजिए। जैसे ही मैंने कहा गंगा का विचार कीजिए तो आपके ज्ञान के पटल पर क्या दिखाई दिया? आपके ज्ञान के पटल पर यही दिखाई देना चाहिए, गंगोत्री से लेकर निरंतर प्रवाह से युक्त बंगाल की खाड़ी में बहने वाली अप्रतिहत, बिना रुके हुए बहने वाली एक नदी के पानी के प्रवाह का स्रोत। समझ में आ रहा है क्या? क्या फिर से, जब भी मैं गंगा का विचार करूं ऐसा कह रहा हूं तो मुझे गंगोत्री से लेकर अर्थात उसका उगम स्थान को लेकर उसका अंतिम पड़ाव बंगाल की खाड़ी, उसमें बहने वाले पानी के अविरत प्रवाह का नाम गंगा है। बराबर। ऐसा होते हुए भी कुछ कुछ एक स्थानों पर मैं कहता हूं कि इलाहाबाद की गंगा देखो, लखनऊ की गंगा देखो, बनारस की गंगा देखो, मैं ज्यादा जानकार नहीं हूँ तो ये विशिष्ट स्थानों की गंगा जब देखो कहता हूँ, या हावड़ा पर, हावड़ा के वहां की गंगा देखो, तो हर एक की अपनी अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी भी तैयार हो जाती है। हालांकि वो आइडेंटिटी उस पूरे गंगा नामक एक प्रवाह की ही है, लेकिन हम हमको वो पूरी गंगा नहीं दिखते हुए एकमात्र उस पर्टिकुलर स्थान पर ही वो गंगा की पवित्रता दिखाई देती है। ऐसे ही हमको जब प्रवाह क्रम बताया जाता है तो प्रवाह क्रम में अनुसूति से रचित वो द्रव्य पूर्ण ज्ञान का गेय बनता है। और किसी विशिष्ट अंशों में, जैसे ये मारीची की पर्याय, ये पुरुरवा भील की पर्याय, ये त्रिपुरुष की पर्याय, ये सिंह की पर्याय, ये चक्रवर्ती की पर्याय, ये महावीर की पर्याय और ये सिद्ध पर्याय, ऐसे हमको कुछ विशिष्ट स्थानों पर हमको वो द्रव्य पृथक पृथक दिखाई भी देता है। लेकिन ये सब कुछ उस अखंड द्रव्य का प्रवाह क्रम ही है, ये हमको समझ में आ जाता है। निष्कर्ष इतना ही है, जब भी प्रवाह क्रम कहा जाएगा हमको अखंड द्रव्य, समग्र द्रव्य, अनादि अनंत द्रव्य ही हमारे ज्ञान का केंद्र बनना चाहिए। समझ में आ रहा है? आज हमको थोड़ा सा प्रकरण एक कदम आगे बढ़ाना है और आज आचार्य देव हमको उत्पाद व द्रव्य की महत्ता समझाने वाले हैं। उत्पाद नहीं मानेंगे तो क्या तकलीफ, व्यय नहीं मानेंगे तो क्या तकलीफ, द्रव्यपना नहीं मानेंगे तो क्या तकलीफ, और तीनों एक साथ ही होते हैं या अलग अलग होते हैं, तीनों उत्पाद व द्रव्य अलग अलग होंगे कुछ तो क्या होगा, अलग अलग द्रव्यों में होंगे तो उसको यहाँ कैसे लगा सकते या नहीं लगा सकते, आदि आदि अनेक तर्कों के ऊपर हमको वहां को करने का अवसर मिलेगा इस टीका में। तो बहुत ही मार्मिक ये उद्बोधन आचार्य देव के माध्यम से है। हम सब इस गाथा का पाठ करते हैं एक बार और फिर इसके भाव को समझने का यत्न करेंगे। पेज नंबर 57 पर है अपन। विगत गाथा में यह बताया गया है कि उत्पाद व द्रव्य द्रव्य का स्वभाव है ना। द्रव्यम स्वभाव सिद्धम, 98 में कहा था, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। और द्रव्य के स्वभाव से सिद्ध क्या है? कह रहे उत्पाद व द्रव्य ये भी स्वभाव से सिद्ध है। हाँ, अब इस 100वीं गाथा में यह बताया जा रहा है कि उत्पाद व द्रव्य में अविनाव भाव है। अविनाव भाव कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब वो उत्पाद व द्रव्य सापेक्षता लिए है। सापेक्षता मतलब क्या? वो एक ही पर्याय है, एक ही पर्याय को तीन विवक्षाओं से देखा गया है। और सुनो, एक पर्याय वो एक समय की ही है, तो एक समय की अवस्था को हमने तीन एंगल से देखा है।
सचमुच तीन कहना ये हमारी मजबूरी थी, वो एक ही है, सत, खत्म। वर्तमान का सत है वो। देखो, तात्पर्य यह है कि ये तीनों एक साथ ही रहते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं रहता। गाथा मूलतः इस प्रकार है। न भवो भंग विहीनो भंगो वा नत्थि संभव विहीनो उपादो वियभंगो नवि नवीनाधो वेणाथेन। फिर से, न भवो भंग विहीनो एक, भंगो वानत्ति संभव विहीनो दो, उपादो वियभंगो नवीनाधो वेणाथेन तीन। फिर से हिंदी देखेंगे। भंग बिन उत्पाद ना उत्पाद बिन ना भंग हो, उत्पाद व्यय हो नहीं सकते एक द्रव्य पदार्थ बिन। हाँ, उत्पाद व्यय हो नहीं सकते एक द्रव्य पदार्थ बिन। देखो, न भवो भंग विहीनो, न भवो, न मतलब नहीं, भवो मतलब होता है, हो, नहीं होता है, होता होना मतलब उत्पाद, उत्पाद नहीं है किसके बिना, भंग विहीनो, भंग मतलब नाश, व्यय, व्यय के बिना उत्पाद होता ही नहीं है, होता ही हाँ। और ये क्या है, इसको स्वभाव से सिद्ध है, ऐसा ऐसा ही स्वभाव से सिद्ध है। एक देखो, बात बहुत सरल है, लेकिन जीव ने आज तक इस बात को माना ही नहीं। अपना उत्पाद अपने में, पूर्व पर्याय का अपने, पूर्व पर्याय का वे अपने में, और अपना द्रव्यपना अपने में, ये तीनों एक समय का सत है, ऐसा इस जीव ने माना नहीं है। और माना नहीं है इसलिए आचार्य देव समझा रहे हैं। इस जीव ने उत्पाद व द्रव्य ये, हाँ, असमान जाति द्रव्य में लगा दिया होगा, या ऐसे ही मिलावट वाली अवस्था में लगा दिया होगा, या कर्तृत्व का अहंकार पालकर कर दिया होगा। तो वो बात नहीं है यहाँ पर। अकर्ता स्वभाव में बैठकर ये निर्णय करे, उसकी बात चल रही है। हालांकि जब हम द्रव्य की ही बात कर रहे हैं, तो द्रव्य से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती नहीं, पहली बात तो ये पक्की कर लेना। हाँ, अब वैसे ही कह रहे हैं, भाव से भावांतर की भी उत्पत्ति होती ही नहीं है। अर्थात उत्पाद जो हुआ है वो अपनी स्वतंत्र सत्ता को लेकर ही हुआ है। हाँ, उसमें किसी की दरकार नहीं है, किसी की सिफारिश नहीं है, किसी ने कुछ किया नहीं है, अपनी स्वयं की सामर्थ्य से हुआ है। न भवो भंग विहीनो, ऐसा होते हुए भी उत्पाद व्यय अविनाभावी है, द्रव्य भी अविनाभावी है। इसमें से एक भी नहीं होगा तो बहुत तकलीफ होगी। इसकी बात अपन टीका में करेंगे ही करेंगे। न भवो भंग विहीनो एक, भंगो वानत्थि संभव विहीनो। और जो व्यय है वो उत्पाद के बिना होता नहीं। पहले क्या कहा, उत्पाद व्यय के बिना होता नहीं। अब दूसरा कह रहे हैं, व्यय उत्पाद के बिना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात व्यय, व्यय भी सापेक्ष है, उत्पाद भी सापेक्ष है। उत्पाद पूर्व पर्याय के व्यय सापेक्ष, और पूर्व पर्याय का व्यय वर्तमान पर्याय के उत्पाद सापेक्ष। समझ में आ रहा है क्या? आगे, और ये सब दोनों होते हुए भी क्या है, उत्पादो वियभंगो, उत्पाद और भंग न विनाधो वेनाथेना,
न बिना, किसके बिना नहीं है? द्रव्य के बिना नहीं है। द्रव्य पदार्थ बने बिना उत्पाद वे हो ही नहीं सकते, ये कह रहे हैं। अर्थात पदार्थ की ध्रुवता घटित होनी ही चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्पाद भंग अर्थात व्यय बिना नहीं होता, और भंग उत्पाद बिना नहीं होता। दो, तथा उत्पाद और व्यय द्रव्य के बिना नहीं होते। बस इस गाथा का भाव इतना ही है। अब चमत्कार तो टीकाकार के बल पर है। गाथा में तो इतना ही आया, उत्पाद के बिना व्यय नहीं, व्यय के बिना उत्पाद नहीं, और उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं। खत्म। आचार्य कुंद कुंद हट गए बात में। अब आचार्य अमृतचंद्र आ गए। क्या कह रहे देखो। वस्तुतः बात यह है कि, मिल रहा है क्या सबको? वस्तुतः बात यह है कि सर्ग, सर्ग, अब ये नवीन नवीन शब्द आएंगे तो शब्दों का अपन भाव भी समझेंगे, ठीक है? हाँ, मुश्किल कुछ नहीं है, खाली शब्द की नवीनता है। वस्तुतः बात यह है कि सर्ग अर्थात उत्पाद, संहार अर्थात व्यय के बिना नहीं होता। फिर से वही बात, उत्पाद व्यय के बिना नहीं होता, सरल भाषा। और संहार सर्ग के बिना नहीं होता। संहार मतलब व्यय, व्यय अर्थात नाश उत्पाद के बिना नहीं होता। दो बातें हो गई। इस प्रकार सृष्टि, अभी सृष्टि मतलब क्या? हमको जो यूनिवर्स दिखाई दे रहा है इसको हम सृष्टि कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सृष्टि का अर्थ उत्पाद। फिर से अभी एक नवीन शब्द यूज किया, पहले इस सर्ग का, सर्ग नामक शब्द यूज किया था, अब फिर से उत्पाद के लिए सृष्टि, सृष्टि ये शब्द ले लिया। इसी प्रकार सृष्टि अर्थात उत्पाद और संहार स्थिति अर्थात द्रव्य के बिना नहीं होते, और स्थिति सर्ग और संहार के बिना नहीं होती। अधिक क्या कहे, जो सर्ग है वही संहार है, जो संहार है वही सर्ग है, जो सर्ग और संहार है वही स्थिति है, तथा जो स्थिति है वही सर्ग और संहार है। अब ये जो अंतिम भाग है ना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है समझने के लिए। अब करेंगे चर्चा। क्या क्या बात आ गई? पहली 3-4 लाइंस तो बहुत सरल है। क्या? उत्पाद व्यय के बिना होता नहीं, व्यय उत्पाद के बिना होता नहीं। तीसरा पॉइंट, द्रव्य उत्पाद तथा व्यय के बिना होता नहीं, और उत्पाद व्यय बिना द्रव्य रहता नहीं। ये 4 बातें बताई, ठीक है? अब इसी बात को उन्होंने थोड़ा सा अलग अंदाज में लिखा है। अलग अंदाज में क्या लिखा है? अधिक क्या कहे, अधिक क्या कहे, जो सर्ग है वही संगार है। नाउ व्हाट इज दिस? सर्ग मतलब क्या? सर्ग मतलब हो गया उत्पाद, जो उत्पाद है वही संहार है? जो उत्पाद है वही संहार है, अर्थात नाश, व्यय, ठीक है? आगे देखो, जो संहार है वही सर्ग है। अब दूसरी बात कह रहे, जो संहार है वही सर्ग है। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और जो सर्ग है वही, जो सर्ग और संहार है वही स्थिति है, तथा जो स्थिति है वही सर्ग और संहार है। क्या अर्थ निकलेगा? कोई बता सकता है क्या? एनीबडी कैन ट्राई। किसी को प्रयास करना है क्या? एक ही लग रहा है मतलब? हाँ, मतलब क्या? मतलब क्या? हाँ हाँ हाँ,
नहीं, वो उसका अर्थ क्या निकल रहा है, या निकल ही नहीं रहा है कुछ, मतलब सब बस। अब ये अर्थ निकालते आना चाहिए, वही वही मतलब उसी काल में। अब ये भाषा आचार्य की हमको समझ में आए, 2000 वर्ष पहले लिखी बातें हैं। अभी हमको उस समय में ऐसी बोली भाषा चलती होगी, वो आज इसी रूप में आपने को समझ ली है। क्या कह रहे हैं? उत्पाद है वही व्यय है, वही मतलब उसी काल में व्यय है। अब दूसरा क्या कह रहे? जिस काल में व्यय है उसी काल में उत्पाद है। अब तीसरी बात क्या कह रहे हैं? जिस काल में उत्पाद व्यय है उसी काल में द्रव्य है, और जिस काल में द्रव्य है उसी काल में उत्पाद व्यय भी है, अर्थात समय भेद नहीं। खत्म, इतनी सरल भाषा है। तो ये पूरे पैराग्राफ का अर्थ क्या निकल रहा है? उत्पाद व्यय द्रव्य, भले ये तीन बातें हो रही है लेकिन ये अविनाभावी है, एक ही समय में होती है। अब आचार्य देव हमको थोड़ा सा एक्सरसाइज करके दिखाने वाले हैं। एक्सरसाइज मतलब योगा प्राणायाम नहीं हो, यहाँ पर एक्सरसाइज मतलब मान लो उत्पाद नहीं मानेंगे तो क्या तकलीफ होगा, मान लो व्यय नहीं होगा तो क्या तकलीफ होगा, मान लो द्रव्य नहीं रहा तो क्या तकलीफ होगा। ऐसे अलग अलग प्रकार से हमको समझाने की चेष्टा करेंगे, उदाहरण भी देंगे। समझ में आया? एक सरल उदाहरण लेकर अपन चलते हैं। मान लो एक आटा गूंथा है अपन ने, और वो आटे का हमने एक ऐसा आकार बनाया है, बेलन से लटकर हमने एक आकार बनाया है, और अब तवे के ऊपर डाला जाना है। तो क्या है, अभी ये उदाहरण समझ में आ रहा है ना? अर्थात कच्ची रोटी है, मैं उसको एक शब्द दूंगा, कच्ची रोटी। कच्ची रोटी का व्यय वही पक्की रोटी का उत्पाद है। ओके। और और कच्ची रोटी का व्यय पक्की रोटी का उत्पाद, और आटा आटे रूप ही बना रहा, ये उसका द्रव्य बना। ये तीनों बातें क्या हो गए हैं एक ही समय में। अर्थात भले ही हमको अवस्थान्तर दिखाई दे रहा है, अवस्था अर्थात कच्ची रोटी से पकी रोटी, ये अवस्था तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें कौन बैठा है? कह रहे चीख चीख कर उस द्रव्य में द्रव्यपना दिखाई दे रहा है कि नहीं, आटा दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो आटे का द्रव्यपना दिखाई दे रहा है हमको। समझ में आ रहा है क्या? बस इतनी सी बात है, ये गाथा का भाव इतना ही है। अच्छा, तो ये समझकर हमको क्या फायदा हुआ सब? हाँ, तो करेंगे ना अभ्यास। ये समझकर हमको क्या लाभ हुआ? जैसे एक एग्जाम्पल, केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है, तत्वार्थ सूत्र में बात आई है। केवल ज्ञान क्यों प्रकट होता है? केवल ज्ञान क्यों प्रकट होता है? बोलिए, कौन बताएगा? केवल ज्ञान की पर्याय कौन सा? मुझे यही चाहिए। ज्ञानावरण कर्म के क्षय के बाद में केवल ज्ञान प्रकट हुआ। समझ में आ रहा है क्या? तो हमने क्या माना है? देखो देखो, यही तो पॉइंट है। यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञानावरण क्या है? ज्ञानावरण क्या है? ज्ञानावरण ये द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म के क्षय से हमने जीव में केवल ज्ञान की हयाती मानी। यहाँ पर कह रहे हैं छद्मस्त अवस्था का अभाव व्यय वही केवल ज्ञान का उत्पाद, और ज्ञान ज्ञानपने कायम रहा, ये द्रव्य। उसी समय में ज्ञान ज्ञानपने कायम।
ये उत्पाद व्यय द्रव्य। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये अर्थ हमको समझना है। कुछ बदला नहीं है कह रहे हैं। द्रव्य मतलब क्या, हमको उसमें ज्ञान दिखाई दिया ना। समझ में आ रहा है क्या? नहीं साहब ये आती हो गया, आप हमको ना केवल ज्ञान में मत घटित करके दिखाओ, आप हमको दूसरे में घटित करके दिखाओ। ठीक है, दूसरे में घटित करके दिखाते हैं। मान लो पहले दुख की अवस्था थी, दुख की अवस्था का व्यय हुआ, सुख की अवस्था का उत्पाद हुआ, और चारित्र गुण रूप ही बना रहा, अचारित्र हुआ नहीं। समझ में आया? या यूं कहेंगे, अचारित्र का अभाव, चारित्र का उत्पाद, और चारित्र गुण रूप ही बना रहा, ये उसका उत्पाद व्यर्थ हो गया। और सब एक समय की बात है। पहले मिथ्या श्रद्धा थी, अब मिथ्या श्रद्धा की अवस्था का वर्तमान में व्यय हो गया, उसी वर्तमान में यथार्थ श्रद्धा का उत्पाद हो गया, और श्रद्धा गुण रूप ही बना रहा, अपनत्व करता हुआ। हो गया, ये हो गया उत्पाद व्यय द्रव्य। एक ही पर्याय में अविनाभावी, अविनाभावी अर्थात कुछ भी हेरा फेरी नहीं है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं है। और ये तीनों है तो द्रव्य है, और ये तीनों नहीं है तो द्रव्य ही नहीं है। नॉट पॉसिबल, द्रव्य होना ही संभव नहीं है। त्रयात्मक वस्तु, त्रयात्मक लक्षणात्मक ऐसी परिणाम हुए बिना वस्तु की हयाती, वस्तु का सत स्वभाव संभव ही नहीं है। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ेंगे थोड़ा सा, थोड़ा उपयोग लगाकर पढ़ना है। दो तीन शब्द नवीन आए। पहला शब्द सर्ग, सर्ग मतलब उत्पाद। दूसरा शब्द संहार, संहार मतलब व्यय। तीसरा शब्द सृष्टि, सृष्टि मतलब उत्पाद। ठीक है। स्थिति मतलब द्रव्यपना। ठीक है, स्थिति मतलब द्रव्य। देखो एक छंद में हमेशा कहता हूं, घटमौली स्वर्णार्थी, घटमौली स्वर्णार्थी, त्यागोत्पाद स्थिति स्वयं, हर्ष मोद माध्यस्थम। क्या कहा? हर्ष मोद माध्यस्थम। आगे का अंतिम छंद में भूल रहा हूं, क्या है इसमें? घट मौली स्वर्णार्थ। कोई घट का अर्थ ही है, कोई मुकुट का अर्थ ही है, और कोई स्वर्ण का अर्थी है। तीन अर्थी है। तीन अर्थी मतलब तीन जन है। एक व्यक्ति को घट चाहिए, एक व्यक्ति को मुकुट चाहिए, और एक व्यक्ति को सोना चाहिए। हाँ, तो जो सोना चाहिए जिसको, उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। और जिसको घट चाहिए उसने क्या किया? और जिसको मुकुट चाहिए उसने क्या किया? देखो, एक व्यक्ति था, व्यक्ति की एक पहली बहू आई। बहू ने कहा पापा जी हमको मुकुट चाहिए सोने का। ठीक है, पापा जी ने, ससुर जी ने बना दिया मुकुट। अब दूसरे बेटे की शादी हो गई, दूसरे बेटे की बहू आ गई और उसने कहा पापा जी हमको सोने का घड़ा चाहिए। ठीक है बेटा, घड़ा बन जाएगा। उन्होंने क्या किया? मुकुट को गला दिया और घड़ा बना दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? कह रहे हैं कि घट की, मुकुट की अवस्था का व्यय, उसी समय में घट की अवस्था का उत्पाद, और उसी समय में सोना स्वर्णत्व रूप ही कायम रहा, ये सोना। ठीक है, तो घट मौली स्वर्णार्थी, त्यागोत्पाद
स्थिति त्रयम। त्याग, उत्पाद और स्थिति। त्याग किसका हुआ? मान लो घट का, मान लो, अपने को मानने के लिए क्या जाता है। स्थिति, उत्पाद किसका हुआ? मुकुट का हुआ। और स्थिति काय की बनी रही? सोने की बनी रही। अब ये देखकर क्या हो गया? एक जन हर्षमोद माध्यस्थम, एक हर्ष को प्राप्त हुआ, एक दुख को प्राप्त हुआ, और तीसरा माध्यस्थ भाव को प्राप्त हुआ। जिसको घट की इच्छा थी और घट के अनुसार मिल गया तो वो खुश हुआ। जिसको मुकुट की इच्छा थी लेकिन मुकुट का अभाव हो गया, वो दुखी हुआ। और लास्ट में जो माध्यस्थ भाव में है ऐसा वो ससुर, वो क्या है, उसको तो क्या फर्क पड़ रहा है, सोना तो कायम है अपने पास में, तो इसलिए वो सोने को लेकर वो माध्यस्थ। निष्कर्ष क्या है? तीनों चीजें एक ही पर्याय में हो रही है, एक ही समय में हो रही है। और इससे क्या हुआ है सिद्ध? इससे ये बात सिद्ध हुई है कि द्रव्य सत बना रहा है। द्रव्य के सत बने रहने के लिए, स्वभाव सिद्ध बने रहने के लिए ये तीनों बातें प्रत्येक पर्याय में जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? इनमें से एक नहीं होगी तो क्या होगा, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात कि ये तीनों बातें जरूरी है, उत्पाद व द्रव्य। ओके, हाँ, और ये तीनों अविनाभावी है। अब इसी बात को देखो, लास्ट पैराग्राफ। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। जो कुंभ का सर्ग है, यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। कुंभ मतलब मिट्टी का घड़े की बात चल रही है। कुंभ का सर्ग, सर्ग मतलब क्या? उत्पाद। जो कुंभ का घड़े का उत्पाद हो रहा है, उसी समय में क्या हो रहा है? मृतिका पिंड का संहार है। मिट्टी का पिंड था, वो क्या हो गया? उसका नाश हुए बिना मिट्टी का घड़ा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बराबर। क्योंकि अब यह महत्वपूर्ण, क्योंकि भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। अब ये भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है। फिर से तात्पर्य, क्योंकि भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। कौन समझाएगा इस बात को? किसी को बात जम रही है क्या? समझ रही है क्या ये भाषा? किसी को भाषा समझ रही है क्या? उपयोग देना पड़ेगा। भाषा बहुत क्लिष्ट है लेकिन भाव बहुत सरल है। लेकिन ये भाषा समझे तो आचार्य देव के साथ में अपने को रूबरू करनी है, क्योंकि उनकी भाषा समझे बिना अपन अपना काम तो नहीं कर पाएंगे। और ये क्या कर रहे हैं आचार्य देव? वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं। वस्तु स्वरूप क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि वह अनादि सिद्ध है और अनंत काल तक सिद्ध रहने वाला है। और ऐसे अनादि अनंत सिद्ध वस्तु की ही प्राप्ति अपने को करनी है। अपने को एक विशिष्ट पर्याय वाली वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है। फिर वो पर्याय मूड हो गया, और पर्याय मूड वो तो पर समय है, वो स्व समय थोड़ी है, और हमको स्व समय बनना है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? भाव से भावांतर का अभाव स्वभाव अवभाषण। हाँ, कौन बोलेगा? किसी को समझ में आ रहा है क्या? भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। कौन बोलेगा? नहीं समझ में आया? देखो, भाव मतलब क्या? भाव मतलब क्या? आप थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए तो थोड़ा सा मुझे और एक कन्विक्शन आएगा कि विषय हार्ड नहीं है, विषय बहुत सरल है, लेकिन अपना प्रयास प्रॉपर होना चाहिए, समझने का पूरा यत्न होना चाहिए। हाँ, भाव मतलब क्या?
भाव मतलब उत्पत्ति। नहीं नहीं, भाव मतलब उत्पत्ति, वर्तमान प्रकरण के अनुसार चलेंगे। भाव, भाव मतलब उत्पाद, सर्ग, सृष्टि, इसी के एकार्थवाची। भाव मतलब उत्पत्ति। और भावांतर मतलब क्या? भावां हाँ, जो अब, हाँ, भाव अंतर मतलब जो अभी वो अभी का भाव नहीं है, अर्थात पूर्व पर्याय व्यय। व्यय, अब ये अभी देखो, अभी अभी थोड़ा सा उत्पाद, अभी अपन अपनी भाव का अर्थात उत्पाद का भावांतर के अर्थात व्यय के अभाव स्वभाव से, व्यय का अभाव स्वभाव क्या है? व्यय का, व्यय मतलब ही अभाव है एक्चुअली। व्यय के अभाव स्वभाव से, अभी ये अभाव, अभाव का भी स्वभाव होता है क्या? अर्थात व्यय होना ये स्वभाव है, ये कह रहे हैं। व्यय होना ये भी स्वभाव, तो उत्पाद का व्यय स्वभाव से क्या है? अवभाषण। अवभाषण मतलब ऐसा ही दिखाई दे रहा है। उत्पाद का व्यय के साथ, व्यय स्वभाव के साथ अवभाषण हो रहा है। अवभाषण मतलब ज्ञान हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? भाषित हो रहा है, अर्थात एक ही समय में ये कार्य हो रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है। हाँ, ये इतनी बात क्यों कही? कुंभ का सर्ग व मृत्तिका का संहार। कुंभ मतलब घड़ा, घड़े का उत्पाद, और मिट्टी के पिंड का जो चक्री पर रखा है उसका क्या हो गया है? व्यय हो गया है। तो मिट्टी के पिंड का नाश व्यय, और कुंभ का उत्पाद। तो यहाँ पर कुंभ का भाव अर्थात उत्पाद, और मिट्टी पिंड का भावांतर अर्थात अभाव, ये अभाव उसका स्वभाव है। अभाव स्वभाव से अवभाषण है। अवभाषण है मतलब वो प्रत्यक्ष हमको अनुभव हो रही है, ये ऐसा ही हो गया, इसी में से हुआ है, अन्य बाहर से कहीं से हुआ नहीं। महत्वपूर्ण बात, इसी में से हुआ है, अन्य से हुआ नहीं है। ओके, तात्पर्य है कि भाव अन्य भाव के अभाव रूप ही होता है। मतलब क्या कह रहे? ये घड़ा जो हुआ है ये मिट्टी के भाव का अभाव करके हुआ है। हाँ, अभी विचार कीजिए, मिट्टी कहती कि मैं ही बनी रहूंगी, तो क्या होता? घड़े का उत्पाद होता क्या? नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? तो ये घड़ा हुआ है, ये अच्छा ही है कि ये मिट्टी का अभाव हुआ है। कोई मिट्टी के अभाव में खेद व्यक्त करे तो क्या तकलीफ है? अरे तकलीफ यह है कि उसने त्रयात्मक वस्तु को, उत्पाद व्ययात्मक व्यवस्था को माना नहीं है। ये कितने जब मेरे साथ में है, अभी अपन लॉजिक्स पर आने वाले हैं। कोई ऐसा विचार करे हाँ, ये नाश हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत। अपन ने उत्पाद व्ययात्मक व्यवस्था को माना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, कोई कहे अरे रे बेचारा मर गया, मरना नहीं चाहिए, तो हमने क्या विचार किया है? हमने उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, हमने खेद किया, प्रलाप किया। इसका मतलब ये उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक वस्तु व्यवस्था को हमने स्वीकार नहीं किया, अर्थात मोह था अपना। हमको लगता है कि विशिष्ट पर्याय ही बनी रहे, ये कहां से लाया? समझ में आया? हाँ, देखो, जब युवक अवस्था होती, मतलब बाल अवस्था होती है, ये क्या दर्शा रहा है? वस्तु स्वरूप के उत्पाद व द्रव्यात्मक अवस्था को हमने स्वीकार किया नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये लगाना पड़ेगा हमको। देखो, हम थोड़ा सा विचार कीजिए। हाँ, मात्र उत्पाद ही चाहिए, व्यय नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने माना। एग्जाम्पल, जैसे मैं
युवा ही बना रहूं, ऐसा मुझे हुआ तो क्या तकलीफ होगी? अरे मेरे आजू बाजू वाले सब बुड्ढे टुड्ढे हो जाएंगे और मैं ही युवा रहूंगा, बराबर है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि अब जो नवीन पीढ़ी आएगी मुझे आउटडेटेड देखेगी कि नहीं देखेगी? देखेगी। तो कह रहे अच्छा है कि मेरा परिणमन हो रहा है, उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणमन हो रहा है, ये अच्छी ही बात है, ये मेरे हित में ही है, अहित में नहीं है। वस्तु का परिणमन ये मेरे हित में ही है। समझ में आ रहा है क्या? आप लगाओ तो एक एक चीज अपने ऊपर लगाकर कोशिश तो करो। देखो कोई कहे साहब ये भोजन बना रहे, इतनी सी बात, तो भोजन बना रहे मतलब दिन भर क्या करता दिखाई देगा? भोजन ही करता हुआ दिखाई देगा और कुछ नहीं दूसरा करता हुआ दिखाई देगा। ये उत्पाद व द्रव्यपना घटित हो रहा है क्या? नहीं घटित हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मात्र ठूसते बैठेगा और बाहर कुछ नहीं निकालेगा, चलेगी क्या बात? नहीं चलेगी। तो उत्पाद व द्रव्यात्मक व्यवस्था दिखाई देनी चाहिए हमको। समझ में आ रहा है क्या? ये द्रव्य के लिए कार्यकारी है। हाँ, द्रव्य बनाए रखने के लिए ये कार्यकारी है। देखो हाँ, देखो पर्याय क्या है? एट द एंड ऑफ डे पर्याय द्रव्य का ही परिणाम है ना। हाँ, मतलब पर्याय कोई अलग चीज थोड़ी है। उत्पाद द्रव्य गुण बिना नहीं होते और गुण पर्याय बिना नहीं होते। ये हम 93 नंबर की गाथा में देखकर आए हैं। और जो मात्र पर्याय में बैठता है वो पर्याय मूढ़ है, ऐसा वह स्पष्ट कहा था। तो वहां पर एक बात और कही थी, द्रव्य ही पर्याय रूप परिणमित हुआ है। द्रव्य प्रत्येक पर्याय में झांक रहा है, ऐसा हमने बात की थी। तो भले ही ये त्रयात्मकपना पर्याय में ही अपन लगाने के लगा सकते, लेकिन पर्याय में होते हुए यह एक्चुअली मालूम है क्या भैया क्या है? पूर्व पर्याय से युक्त द्रव्य का व्यय हुआ है। महत्वपूर्ण बात, पूर्व पर्याय से युक्त द्रव्य का व्यय, वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य का उत्पाद, और द्रव्य द्रव्यपने बना रहा। अब बात समझ में आ गई आपको? अपन ने किस में घटित करी? अपन ने तो द्रव्य में घटित करी ये बात, उत्पाद व द्रव्य। आप समझ रहे क्या मेरी बात को? ये कहां से लाई मैंने बात? ये आपको याद होगा अपना कारण कार्य व्यवस्था, उसमें त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान नंबर 1, क्षणिक उपादान नंबर 2, ये हमने चर्चा की है। क्षणिक उपादान मतलब क्या? पुरुषार्थ। क्षणिक उपादान मतलब क्या? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य। क्षणिक उपादान नंबर 2 मतलब क्या? हाँ, वो उत्तर पर्याय से युक्त द्रव्य। उत्तर पर्याय पहला था अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य। ऐसी चर्चा अपनी हो चुकी है पहले, अर्थात द्रव्य ही परिणमित हुआ है। अब क्या है मालूम है क्या? कल अपन ने चर्चा एक प्रश्न रखा था। प्रश्न ये था आयत सामान्य क्या और आयत विशेष क्या, और विस्तार सामान्य क्या और विस्तार विशेष क्या। लगता है किसी को समझ में नहीं आया है वो, तो मैं थोड़ा सा लेता हूं। देखो आयत सामान्य क्या होता है? आयत सामान्य मतलब पर्यायों का समूह। पर्यायों का समूह, तो समूह जब कहेंगे तो हमको एक विशिष्ट पर्याय नहीं दिखाई देती, वो पर्याय का एक ग्रुप दिखाई देता है। और ग्रुप मतलब क्या? अनादि अनंत पर्यायों का ग्रुप दिखाई देगा। तो वो हो गया आयत सामान्य हो गया, ठीक है। और विस्तार सामान्य क्या है? विस्तार में यहां पर प्रदेश नहीं लेना है, विस्तार में गुणों का समूह लेना है, क्योंकि गुण भी तो फैले हैं ना, क्षेत्र में ही फैले हैं, आड़े फैले, तिर्यक रूप से फैले हैं। तो विस्तार सामान्य में गुणों के समूह को लेना है। ओके। विस्तार विशेष में क्या लेना? ज्ञान गुण, दर्शन गुण, वीर्य गुण, ऐसा लेना। और आयत विशेष में क्या लेना? आयत विशेष में एक समय की विशिष्ट पर्याय, जैसे मारीची।
जैसे पुरुरवा भील, जैसे उसकी देव पर्याय, फिर उसकी त्रिपुरुष नारायण, फिर सिंह की पर्याय। तो हमने क्या किया है, उसी आयत सामान्य में से चुन चुन के कुछ पर्याय बाहर निकाले। समझ में आया? पर्याय बाहर नहीं निकाली जा सकती, लेकिन हमारी समझ के लिए कुछ विशेष प्रतिभाषित करने के लिए हमको उस द्रव्य में से कुछ कुछ पर्याय चुन चुनकर अपन बाहर निकालते, अपना प्रयोजन को साधने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? कि देख, इस पर्याय में, इस द्रव्य में कितना पुरुषार्थ हुआ, ऐसा समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हालांकि वहां पर पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद और द्रव्य कायम बना रहा उत्पाद व्यय सहित। तो ये जो है, ये त्रयात्मक परिणाम द्रव्य के अपने स्वतंत्र है, और वो सचमुच तीन नहीं है, वो एक ही है। हमको तीन अपेक्षाओं से समझाया गया है। देखो, तीन अपेक्षा कैसे, आपको मैं बताता हूं। सचमुच पूर्व पर्याय का व्यय क्या है? पूर्व पर्याय है ही नहीं तो उसका व्यय कहने की जरूरत थी क्या? मेरा प्रश्न है आप सबसे। हाँ, पूर्व पर्याय है ही नहीं तो उसकी व्यय की बात ही नहीं है। ओके, लेकिन वर्तमान में वो पूर्व पर्याय का अभाव हुआ है, इसलिए वो अभाव रूपी सद्भाव वर्तमान पर्याय में दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसका जिक्र हो रहा है। लेकिन पूर्व पर्याय चली गई, उसका लेकर आपने को क्या है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पूर्व पर्याय का भोग होता ही नहीं है। एक वर्तमान पर्याय है ना, सचमुच उसका ही भोग हो रहा है, तो लॉजिकली उत्पाद की ही चर्चा है। लेकिन द्रव्य क्यों बताना पड़ा? द्रव्य इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड नवीन कुछ उत्पन्न हुआ नहीं है, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड तैयार हुआ नहीं है। जो कुछ हुआ है इसी द्रव्य में से उत्पन्न हुआ है, और द्रव्य तो हमको कायम दिखाई दे रहा है, ये बताने के लिए द्रव्य भी खड़ा किया। हालांकि उत्पाद में ही सब काम हो रहा है। आप समझ रहे हैं क्या? कितने जन समझ रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु था ये। एक उत्पाद में ही सब काम हो गया। जब हम उत्पाद कह रहे हैं तो पूर्व पर्याय का व्यय उसमें निश्चित है, और जब हम उत्पाद कह रहे हैं तो कुछ तो नवीन अवस्था हो गई है, और जब हम उत्पाद कह रहे हैं उसमें क्या, किसमें अवस्था हुई है? उसी ध्रुव पदार्थ में हुई है। अर्थात जो पहले था उसी जो में आज भी कुछ हुआ है, तो कोई नवीन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो, कहा थे क्योंकि भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। हाँ, भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। उत्पाद का भावांतर अर्थात पूर्व पर्याय का जो नाश हुआ है, व्यय हुआ है, उसका जो अभाव दिखाई दे रहा है। याद रखना, यहां पर जस्ट पहले की पर्याय की व्यय की चर्चा चल रही है। एक साल पहले के व्यय की पर्याय की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जब द्रव्य की चर्चा चलती है, या फिर प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, इनमें जब भी चर्चा चलती है, वर्तमान पर्याय के आगे पीछे वाली पर्याय की ही चर्चा, मतलब जस्ट अनंतर जो पर्याय है उनकी सापेक्षता से ही चर्चा चलती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो हाँ, क्या बात आ गई? भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। तात्पर्य यह है कि भाव अन्य भाव के अभाव रूप ही होता है। तात्पर्य यह है कि भाव अन्य भाव के अभाव रूप ही होता है। अन्य भाव मतलब क्या? पूर्व की पर्याय का अभाव। समझ में आया? उत्पाद ये पूर्व की पर्याय के अभाव को लेकर ही हुआ है। चलो, मेरा एक प्रश्न है, यदि हम उत्पाद को नहीं मानेंगे, या ऐसा विचार करेंगे हम कि यदि वो पूर्व की पर्याय कहे
मैं अभी नहीं चली जाऊंगी, मैं ही बनी रहूंगी, तो क्या तकलीफ होगी? पूर्व पर्याय कहे कि मैं नहीं जाऊंगी तो क्या तकलीफ होगी? हाँ, एक तो चेंज ही नहीं, नवीनता ही नहीं आई। देखो आपको बताओ, जैसे अपन ऑफिस की एक चर्चा लेते हैं। ऑफिस में क्या होता है कि कोई व्यक्ति नवीन रूप से काम पर ज्वाइन होता है, कुछ कालांतर में वो यहाँ से जाने की चेष्टा करता है और उसके बदले नवीन व्यक्ति को लाया जाता है। ये पुराने व्यक्ति का जाना और नवीन व्यक्ति का लाना, इससे क्या लाभ हुआ ऑफिस को? ऑफिस को ये लाभ हुआ क्योंकि अब जो नवीन व्यक्ति आया है उसने अब नवीन सोच लेकर आया है। समझ में आया? कुछ अलग सोच लेकर कुछ बदलाव लाने की वो चेष्टा करेगा। अर्थात हर बार मैनेजमेंट को भी आजकल मैनेजमेंट की ये भावना है कि एम्प्लॉय ज्यादा दिन ना रहे, वो तो बदलते रहे और बदलाव अच्छा है सबके लिए, कंपनी के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी। चलो ये तो उदाहरण मात्र हुआ, लेकिन ये बदलाव अपने पक्ष में ये समझना है। अर्थात अभाव मतलब व्यय नहीं होना, तो इसका मतलब हमने द्रव्य का नवीन परिणाम ही नहीं एक्सेप्ट किया तो कुछ नवीन उत्पन्न ही नहीं होगा। जब कुछ नवीन उत्पन्न नहीं होगा तो ये विश्व वैसे का वैसे हो रहेगा, कुछ भी नहीं बनेगा तो क्या होगा? और इन शॉर्ट विश्व के अभाव का प्रसंग आएगा या फिर बोरिंग विश्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए उत्पाद जरूरी है। मान लो उत्पाद हो गया, व्यय ही नहीं हुए, तो ये भाव अभाव का अपनी चर्चा हुई है ना, भाव एकांत पदार्थानाम भावापन्नवादिनाम, है ना वहां पर। हाँ, ये भाव की एकांतता मानेंगे तो क्या तकलीफ होगी, अभाव की एकांतता मानेंगे तो क्या तकलीफ होगी? कह रहे मात्र भाव की एकांतता मानेंगे तो क्या तकलीफ होगी कि सभी अभाव ही नहीं रहेगा, सभी मिलकर एक हो जाएंगे, कुछ नवीन उत्पन्न होता रहेगा। अर्थात असत का उत्पाद होने की तकलीफ यहां पर खड़ी होगी। और अभाव की हम एकांतता माने, उत्पाद माने ही नहीं तो क्या तकलीफ होगी? सब कुछ नाश को प्राप्त हो जाएगा, सो भी हमको स्वीकार नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। और मान लो द्रव्य नहीं बना रहा, द्रव्य नहीं रहा, मात्र उत्पाद व्यय होता रहा तो क्या तकलीफ होगी? कौन बताएगा? मात्र उत्पाद व्यय हुआ लेकिन द्रव्य नहीं बना रहा तो क्या तकलीफ होगी? अरे मात्र उत्पाद व्यय माने और द्रव्यपना नहीं माने तो नवीन वस्तु उत्पन्न होने का, नवीन वस्तु उत्पन्न हुई है या फिर आकाश कुसुम समान कोई उत्पत्ति, असत की उत्पत्ति मानने का प्रसंग आएगा। और आचार्य पहले के आए कि ये स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध है मतलब क्या? अनादिकाल से ऐसी सिद्ध है। तो असत का उत्पाद होता नहीं और सत का कभी अभाव होता नहीं। समझ में आया? तो असत का उद्भाव होने के अवसर घटेंगे अगर द्रव्यपना नहीं मानेंगे तो। इसलिए द्रव्य भी उतना ही जरूरी है। द्रव्य कायम रहा है, द्रव्य कहीं नवीन कुछ बना नहीं है, ये यहां पर समझाना है। ठीक है? हाँ, देखो ये जितने भी ऋतु होते हैं, ये ऋतु का होना अच्छा है या बुरा है?
बिल्कुल का मतलब जरूरत के हिसाब से उनका अच्छा और बुरा, मतलब उनका अपने अपने स्वभाव के अनुसार सब कार्य हो रहा है, उत्पाद व्यय बना। अर्थात कभी पतझड़ होती है तो पतझड़ भी जरूरी है, पतझड़ का उत्पाद भी जरूरी है। और कभी वो चैत्र महीने में जो एकदम हरियाली छा जाती है वो भी जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? छाव जब चाहिए तभी उसी काल में ये जरूरी होते हैं, बराबर। और देखो ना, वृक्षों में भी पतझड़ जब होती है तो ठंड के दिनों में पतझड़ होती है, तो क्यों है? क्योंकि उस समय में पानी का और ठंड की वजह से वहां पर इवेपोरेशन नहीं होना ये जरूरी होता है, और वो वहां पर काम हो गया है। और चैत्र महीने में वहां पर इसको अन्न बनाने की व्यवस्था के लिए पत्ते जरूरी होते हैं, और इसलिए वहां पर काम हो रहा है। ठीक है, तो तुझे कहना क्या था? जो कोई व्यवस्था हो रही है, ये उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक व्यवस्था, ये त्रयात्मक परिणाम, ये जरूरी है, या तीनों अविनाभावी है। ठीक है, हाँ। अब इसी बात का विशेष स्पष्ट करते हैं। जो कुंभ का सर्ग है वह मृतिका पिंड का संहार है, क्योंकि भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। तात्पर्य यह है कि भाव अन्य भाव के अभाव रूप ही होता है। जो मृतिका पिंड का संहार है वह कुंभ का सर्ग है, सर्ग मतलब उत्पाद, क्योंकि अभाव का भावांतर के भाव स्वभाव से अवभाषण है। फिर से, जो मृतिका पिंड का संहार है, अभी उल्टा कह रहे हैं। हाँ, पहले क्या किया था? कुंभ का उत्पाद पहले बोल दिया, अब क्या कह रहे हैं? मृतिका पिंड का जो संहार है वह कुंभ का सर्ग है। वह मतलब समय भेद नहीं है, वो कुंभ का सर्ग है, क्योंकि अभाव का भावांतर के भाव स्वभाव से अवभाषण है। अभी अभाव का भावांतर के भाव स्वभाव से, हाँ, अभाव का भावांतर मतलब क्या? अभाव का अभाव, व्यय अभाव का मतलब पूर्व पर्याय का व्यय, अभावात्मक होने वाली पूर्व पर्याय का व्यय, उसका भाव स्वभाव से, अर्थात वर्तमान पर्याय जो नवीन उत्पन्न हुई है उस स्वभाव से अवभाषण है, अर्थात तादात्म्य है। तात्पर्य यह है कि नाश अन्य भाव के उत्पाद रूप ही होता है, अर्थात नाश भी उत्पादात्मक है और उत्पाद भी नाशात्मक है। नाश पूर्वक ही उत्पाद पाया जाता है, और उत्पाद पूर्वक ही उत्पाद के साथ ही वहां पर पूर्व पर्याय का व्यय पाया जाता है। ठीक है, देखो और एक बात, जितनी ये 6 शक्तियां पढ़ी थी ना अपन ने, भाव शक्ति, अभाव शक्ति। भाव शक्ति क्या कह रही है? प्रत्येक समय में कोई ना कोई पर्याय होगी। ठीक है, अभाव शक्ति क्या कह रही है? हाँ, एक समय में एक ही पर्याय होगी, दो नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अभाव शक्ति या पूर्व। अब दूसरी बात क्या है? भाव शक्ति कहकर क्या कहना चाहते? जो पर्याय होनी है उसी का भाव होगा, अन्य का भाव नहीं। हाँ, ये भाव शक्ति। अभाव शक्ति, जिस पर्याय का वर्तमान में अभाव होना है उसका नियम से अभाव ही होगा, अभाव शक्ति। और भाव अभाव शक्ति मतलब क्या कह रहे? जिस पर्याय का वर्तमान में भाव है उसका नियम से अगले समय में अभाव होगा ही होगा, भाव अभाव शक्ति। और अभाव शक्ति क्या है? जिसका वर्तमान में अभाव है उसका नियम से अगले समय में भाव होने ही वाला है, ये अभाव भाव शक्ति कह रही है। ये समझकर क्या हुआ? कह रहे हैं इस पूरी व्यवस्था में कहीं वस्तु एकदम परफेक्ट अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है, अव्यवस्थितता यत किंचित नहीं है। जिस समय में जो पर्याय आनी है वही पर्याय आएगी। थोड़ा इमेजिन तो कीजिए, मान लो हमारी युवा अवस्था के बाद में डायरेक्टली वृद्धा अवस्था आ जाती, कैसे हो जाता?
मतलब हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे, अचानक बूढ़ा ही दिखाई देने लग गया, अपन चलेगा क्या? अभी आजकल बच्चे पाए जाते हैं ना, उनके बाल सब सफेद सफेद हुए दिखाई देते हैं, ये क्या है? सब उसको क्या चिल्लाते हैं? बुड्ढे बुड्ढे ही चिल्लाते हैं कि नहीं? जवान होगा, अपने हम उम्र होगा, लेकिन सब उसको बुढ़ा बुलाते कि नहीं? ये क्या है? अर्थात हमको भी ये परिणमन थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। हालांकि उसके परिणाम में, उसके द्रव्य में, अर्थात उस पुद्गल परमाणुओं का परिणमन ही इस प्रकार का है, वो अलग बात। लेकिन मुझे तो ये समझाना है कि बाल अवस्था के बाद में युवा अवस्था ही आती, युवा की अवस्था में वो प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ के बाद में ही वृद्ध अवस्था, ऐसा ही क्रम है कि नहीं? कोई अचानक अन्य ही ऐसा आकर खड़ा हो जाए तो क्या होगा? वो विपरीत भाषित होगा कि नहीं? अर्थात क्रम के अनुसार ही ये कार्य होना। पूर्व युवा अवस्था की अभाव पूर्वक वो प्रौढ़ अवस्था ही आने वाली है, मतलब प्रौढ़ अवस्था का उत्पाद। प्रौढ़ अवस्था के अभाव पूर्वक वो वृद्ध अवस्था आने वाली है। और सुनो, ये द्रव्य का परिणमन ये पूरी वस्तु व्यवस्था में अनुकूल है, अर्थात कोई भी घातक नहीं है। देखो आगे पेज नंबर 58, जो कुंभ का सर्ग और पिंड का संहार वही मिट्टी की स्थिति है। मिट्टी की स्थिति मतलब क्या? कायम रही है ना मिट्टी, दोनों अवस्था में मिट्टी ही तो व्याप्त है, मिट्टी की स्थिति है। क्योंकि व्यतिरेक अन्वय का अतिक्रमण नहीं करते। अभी व्यतिरेक मतलब क्या? व्यतिरेक मतलब भेद, व्यतिरेक मतलब नहीं होना, नहीं होना। तो क्या कह रहे हैं? व्यतिरेक अन्वय का अतिक्रमण नहीं करते। अन्वय मतलब क्या? द्रव्य जो बना रहा है, हाँ क्या? अन्वय यानी होता है। अन्वय का अर्थ यहाँ पर अन्वय का अतिक्रमण, व्यतिरेक अन्वय का अतिक्रमण नहीं करता, अर्थात द्रव्य का अतिक्रमण नहीं करता, ये ऐसे लगाएंगे। व्यतिरेक मतलब भेद, व्यतिरेक मतलब अभाव। तो कह रहे यह नहीं है, ये पर्याय नहीं है। वो क्या है? वो द्रव्य के अतिक्रमण नहीं कर रही, मतलब क्या? द्रव्य का स्वभाव ही है, द्रव्य स्वभाव में इसका अभिव्यय नक्की है। इस समय में उसको नहीं होना है तो नहीं होना है। मान लो बच्चा स्कूल से जल्दी आ जाए तो अपन क्या कहते हैं? तुम अभी आए इस समय, तो हम उसकी एक्सपेक्टेशन मान लो 3:30-4 बजे है और वो आ गया 12 बजे, तो हम क्या कहें? अभी इस समय कैसे? तो वो गलत समय पर आया तो हमको भी प्रश्न चिन्ह हो जाता। उसी प्रकार यहाँ पर मिट्टी की स्थिति है, क्योंकि व्यतिरेक मतलब क्या? पिंड का संहार, पिंड का अभाव अन्वय का अतिक्रमण नहीं करती है, या कुंभ का उत्पाद अन्वय का अतिक्रमण नहीं करती। मैंने दो बातें कही है, अर्थात वो पर्याय उत्पाद कहो व्यय कहो, ये द्रव्य का अतिक्रमण नहीं करती है, अर्थात वस्तु द्रव्य ही बनी रहती है, उसके द्रव्यपने में कोई बाधा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इनफैक्ट उत्पाद व्यय हुआ है इसलिए वस्तु ध्रुव है, द्रव्य बनी रही है। यदि उत्पाद व्यय नहीं होता तो वस्तु द्रव्य नहीं बनी रहती। इसलिए हम जो कहते हैं ना कि परिणमन नहीं हो, ये योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? परिणमन देखो, जैसे कौन चाहता है अपने मुख पर झुर्रियां पड़े? कौन चाहता है? अपना मुख मतलब मैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय की बात कर रहा हूं, लेकिन उस द्रव्य पर्याय में भी परिणमन हो रहा है, उसका स्वतंत्र परिणमन है, लेकिन कौन चाहता है? नहीं चाहता है। मान लो किसी को स्टूप आ जाए, ऐसा झुककर चलने लग जाए, कौन चाहता है? कौन चाहता है कि अपने शरीर में कंपन हो? चाहता है क्या कोई? नहीं चाहता है। लेकिन वो भी उस पुद्गल परिणाम का, उस समय का अपना स्वतंत्र परिणाम है, और वो परिणाम भी अन्वय का अतिक्रमण नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या?
जो कुछ द्रव्य का परिणाम है वो अपना अतिक्रम नहीं करता। जो कोई वर्तमान उत्पाद है, पूर्व का व्यय है, वो द्रव्य का अतिक्रम नहीं करता, अन्वय का अतिक्रमण नहीं करता। क्यों? उत्पाद हो ना भाव का, ना नाश हो सद्भाव में। एक ये बात। दूसरी बात, कोई नवीन चीज ही उत्पन्न नहीं होने वाली, जो होनी है वही उत्पन्न होगी। एक ये दूसरी बात। तीसरी बात, द्रव्य कायम रहे, द्रव्य रूप से कायम रहने वाला है और इसी में द्रव्य का महत्व बना रहा है। अगर द्रव्य नहीं बना रहता, अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी द्रव्य कायम नहीं रख पाता, तो कौन उस द्रव्य को पूछता है ना। एक आता है ना, तुलसी तहा न जाइए जहां से दे उठाए। क्या कहा? जहां अपनी उपेक्षा होती है वहां नहीं जाना। अब जहां पर द्रव्य रूप से बना ही नहीं रहा, उसमें क्या फायदा? समझ में आ रहा है क्या? देखो, जो मिट्टी की स्थिति है वही कुंभ का सर्ग और पिंड का संहार। क्योंकि मिट्टी की स्थिति मतलब क्या? अन्वय का अतिक्रमण नहीं हुआ। अन्वय मिट्टी रूप ही बनी रही है, तो अन्वय का अतिक्रमण नहीं हुआ। मिट्टी ऐसी चेंज नहीं हुई है कि मिट्टी कुछ अन्य कुछ बन गई है। समझ में आ रहा है क्या? उसमें हर अवस्था में मिट्टी पना ही दिखाई दे रहा है। यही इसका द्रव्यपना, अर्थात अन्वय का अतिक्रमण नहीं हुआ। उत्पाद होने दो, नहीं तो व्यय होने दो। उत्पाद भी व्यतिरेक है और व्यय भी व्यतिरेक है। क्यों? क्योंकि उत्पाद और व्यय वो क्षण की अपेक्षा है, भेद है, और यह वह नहीं है। ऐसे मतलब पूर्व पर्याय ये वर्तमान पर्याय नहीं, और वर्तमान पर्याय मतलब क्या? वर्तमान पर्याय एक समय की है, वो अगले समय में नहीं रहने वाली है। ठीक है। जो अब मेरा अगला प्रश्न है, जो द्रव्य है वो कितने समय का है? जो द्रव्य है वो कितने समय का है? अरे द्रव्य भी एक समय का है, एक समय का है। हाँ, लेकिन वो द्रव्यपना कायम रहने वाला है, यह वही है। ये किसके बल पर? वो द्रव्य के बल पर ही आ रही है बात। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जो मैं बचपन में था, जो जाननपना मेरा बचपन में है, जो जानपना अभी मेरा है, तो ये वही है। ये काय से मालूम पड़ा? ये द्रव्यपने से मालूम पड़ा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब यहाँ पर उस समय में कम जाननपना था, अभी ज्यादा जाननपना हुआ। ये उत्पाद व्यय में वो दिखाई देगा, विशेषपना या हीनपना, वो उत्पाद व्यय में दिखाई देने दो। लेकिन जाननपना कायम रहा। ये द्रव्य और ये द्रव्य ही मैं हूं, अर्थात इस द्रव्य में मेरी झलक है, अर्थात त्रिकाली दिखाई दे रहा है। हमको त्रिकाली देखना है इस परिणाम में, इस कार्य में, इस पर्याय में हमको त्रिकाली देखने की हमारी प्रयास होना चाहिए। हमको उत्पाद व्यय नहीं देखना है, क्योंकि उत्पाद व्यय क्षणस्थायी है, एक समय का है। उसमें हमको द्रव्य जो दिखाई दे रहा है, द्रव्य ने अपने त्रिकाल सत्ता की का अवभाषण कराया है, और हमको प्रयोजनवान वही है। समझ में आ रहा है? चलिए रुकते हैं। आज का विषय थोड़ा सा एक बार रिवीजन करने योग्य है। थोड़ा सा आप पढ़ना, जरूरत होगी तो आप फिर से इस लेक्चर को सुनना, लेकिन निरंतर पढ़ते रहो तो लाभ होगा। विषय बहुत सरल है, खाली शब्द के ऊपर थोड़ा सा हमको ज्ञान विशेष चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न तो कर सकते हैं, तो जुर्माने से।